ये एक विंड मिल है। जब हवा रुकी हुई होती है तो इसके पंखे घूमते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हवा बहने लगती है तो इसके पंखे घूमने लगते हैं। और इसी घूमने से, पंखे के घूमने से हम इससे तरह तरह का काम ले सकते हैं। जैसे कि अगर इसके साथ एक डायनामो अटैच्ड हो तो वो घूमते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी उसे यूज़ करते हुए हम पंखा घुमा सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, टीवी वगैरह चला सकते हैं। तो हम इससे तरह तरह का काम ले सकते हैं। और अगर आप इसे ऐसे समझें कि अगर हम इसके साथ, इसके नीचे मान ले एक कुआं खुदा हुआ है और इसके साथ एक बेल्ट से हमने कुछ इस तरह से इसे जोड़ दिया, ये जो घूम रहा है इसे हमने एक बेल्ट से जोड़ दिया जो कि अंदर, कुएं के अंदर पानी तक पहुंच रहा है, और इसके साथ मान ले बाल्टी बंधा हुआ है। ये किस तरह से काम कर सकता है यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान ले इसके साथ बाल्टी बंधा हुआ है, तो जैसे ही पंखे घूमने लगते हैं वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये बेल्ट भी इस तरफ से ऊपर चढ़ने लगेगा और इस तरफ से नीचे उतरने लगेगा। तो ये जो बाल्टी है ये नीचे उतर के नीचे से पानी ऊपर ला सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के सिचुएशन में ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम कुछ काम कर सकता है, कुछ वर्क ये कर सकता है। ये वर्क कैसे कर सकता है? क्योंकि इसके पंखे जो है वो घूम रहे हैं। और पंखे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हवा बह रही है। तो अल्टीमेटली ये काम जो है, ये काम कौन कर रहा है? ये काम बहती हुई हवा कर रही है। इसका मतलब बॉडी जिसके पास मोशन है, जो कि बॉडी, मूविंग बॉडी है, वो कुछ काम कर सकता है। अब ये मूविंग बॉडी क्यों काम कर सकता है? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब मूविंग बॉडी हैज़, आप कहेंगे डेफिनेटली इसके साथ मोमेंटम एसोसिएटेड है, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मूविंग बॉडी मतलब उसके पास वेलोसिटी होगा और मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। बिल्कुल सही, एक मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड एक फिजिकल टर्म है मोमेंटम। मोमेंटम से हम रियलिटी के एक पार्ट को समझ सकते हैं। जैसे कि मोमेंटम से हम फोर्स को समझ सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, और उस फोर्स से हम प्रेशर को समझ सकते हैं। इसी तरह से और भी बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन रियलिटी का एक और पार्ट है जिसे कि हम मोमेंटम से नहीं बल्कि किसी और टर्म से समझते हैं। वो टर्म है काइनेटिक एनर्जी। A moving body has momentum, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। A moving body has kinetic energy also, and kinetic energy is half into mass into speed का स्क्वायर। किसी भी मूविंग बॉडी, m मास का बॉडी अगर v स्पीड से मूव कर रहा है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है which is equal to half into mass into speed का स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसे हमें अभी समझना है, बेहतर तरीके से समझना है। मान ले कुछ ऐसा पाथ है, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है ये पाथ, और एक बॉल ये रुका हुआ है। अब ये बॉल जो यहाँ पर रुका हुआ है, अगर इस बॉल को यहाँ से हमें ऊपर चढ़ाना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें इस पर कुछ काम करना होगा। या तो आप इसे अपने हाथों से पकड़ के नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो आपको मेहनत करना होगा, आपको काम करना होगा, या फिर आप इसे किसी व्हीकल में चढ़ा देंगे और वो व्हीकल अपने इंजन को स्टार्ट करते हुए वो नीचे से इसे ऊपर ले जा सकता है। वहाँ पर उस व्हीकल में जो फ्यूल है वो फ्यूल जलते हुए वो काम करेगा, जो काम की ज़रूरी है इस बॉल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। तो इस बॉल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें कुछ काम करना होगा। हम कह सकते हैं कि इस बॉल को एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है जो कि इस पे काम करे और ये बॉल नीचे से ऊपर चढ़े। अब एक बिल्कुल आइडेंटिकल बॉल कंसिडर करते हैं, लेकिन इस बार वो बॉल रुका हुआ नहीं होगा बल्कि उसके पास मोशन होगा। तो इसके मोशन के कारण ये खुद ब खुद ऊपर चढ़ सकता है, जो कि ये बॉल नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके पास कोई मोशन नहीं था। लेकिन इस बॉल के पास मोशन था, ये मूविंग बॉडी था, ये जो मूव कर रहा था, इसके कारण इसके पास कुछ खास ऐसा चीज़ था जो कि इस ब्लू बॉल के पास नहीं था। वही है काइनेटिक एनर्जी।
सो दिस रेड बॉल हैज़ काइनेटिक एनर्जी जो कि कुछ काम कर सकता है, जैसे कि बहती हुई हवा के केस में हमने देखा था कि बहती हुई हवा के पास काइनेटिक एनर्जी होता है जिसके कारण कि वो विंड मिल के पंखों को घुमा सकता है, जिससे कि हम तरह तरह का काम ले सकते हैं। सो दिस मूविंग बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी जो कि कुछ काम कर सकता है। खुद ब खुद ये बॉल नीचे से ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन इस ब्लू बॉल को हमें अपने हाथों से पकड़ के इस पे काम करते हुए इसे हमें ऊपर चढ़ाना होता है। सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है इस रेड बॉल में। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो कि काम कर सकता है। अब इन दोनों में ये डिफरेंस ऐसा क्यों है? इस रेड बॉल पे कोई एक्सटर्नल एजेंट को काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? ब्लू बॉल के लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत क्यों होगी? क्यों इस पे काम करना होगा? क्योंकि हमने अभी तक पूरा पिक्चर ही नहीं देखा है। रेड बॉल को मोशन कैसे मिला था? ज़रूर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इस पे काम किया होगा। इस पे फोर्स अप्लाई करते हुए इस पे किसी ने काम किया होगा, जिसके कारण इस बॉल के पास, रेड बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी आया। जो काम आपको ब्लू बॉल को यहाँ से ऊपर चढ़ाने के लिए करना होगा, वो काम ऑलरेडी किसी ने इस रेड बॉल पे कर दिया था, जिस काम के कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी आया था, जो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद इस बॉल को ऊपर चढ़ा रहा है। अब आप एक चीज़ गौर करें कि रेड बॉल जब ये नीचे था तो इसके पास काफ़ी काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन ये बॉल जब ऊपर चढ़ा तो ये बॉल रुक गया। चलिए, अगर रुका नहीं होगा तो कम से कम इसका स्पीड तो कम हुआ होगा। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें। आप लुढ़का दें किसी बॉल को, वो बॉल जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो आप ये पाएंगे कि उसका स्पीड जो है वो स्पीड घट जाएगा। अब स्पीड घटे या स्पीड ज़ीरो हो जाए, दोनों ही केस में हम ये कहेंगे कि उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है, जब ये नीचे था तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ या पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो गायब हो गया, वो गया कहाँ पर? वो कहाँ गायब हो गया? दरअसल जब ये बॉल ऊपर चढ़ा तो हो सकता है इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो, लेकिन इसके पास कुछ और है। वो कुछ और है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इस बॉल को नीचे और उस बॉल को ऊपर, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे नीचे वाले बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कम होता है और ऊपर वाले बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चलिए इसको भी समझते हैं। हम इस तरह से इसे समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम कर सकता है। जैसे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी कुछ काम कर सकता है, पंखों को घुमा सकता है विंड मिल का, जिससे कि हम तरह तरह का काम ले सकते हैं। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ काम कर सकता है। इसके लिए चलिए एक सेटअप कंसीडर करते हैं। सेटअप कुछ ऐसा होगा, नीचे एक बॉल है और ये ऊपर एक बॉल है, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एक बॉल और उससे ऊपर रेड बॉल है। अब हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, दो पुली वाला सिस्टम। ये एक पुली है, ये दूसरा पुली है। दोनों पुलीज अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है, लेकिन वो रोटेट कर सकता है। उन पुलीज के साथ बेल्ट बंधा हुआ है, ये बेल्ट है जो कि पुली घूमे तो बेल्ट भी मूव करेगा, और उस बेल्ट के साथ एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर अटैच्ड है। अब देखिए, अगर रेड बॉल को लुढ़का के हम इस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं तो क्या होगा? रेड बॉल के वेट के कारण ये प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा। अब मान ले कि इन पुलीज के साथ डायनामो अटैच्ड है, तो पुलीज घूमते साथ डायनामो भी घूमेगा, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम इस सिस्टम से कुछ काम करवा सकते हैं। आप ऐसे सोचें इस चीज़ को कि जब ये रेड बॉल ऊपर था तो यहाँ पर मान ले एक छोटा सा मास बंधा हुआ था। इस मास को अगर आपको ऊपर चढ़ाना होता तो आपको इस पे काम करना होता, आप इस पे वर्क करते, तभी तो ये ऊपर चढ़ता। लेकिन रेड बॉल सिर्फ अपने पोजीशन के कारण उसके पास कुछ है, जिसके कारण जैसे ही रेड बॉल इस प्लेटफॉर्म पे आएगा तो अपने वेट के कारण वो नीचे जाएगा, और ये बॉडी जो है जिसे ऊपर चढ़ाने के लिए आपको काम करना होता, उसे ये रेड बॉल ही ऊपर चढ़ा देगा, क्योंकि रेड बॉल नीचे आएगा।
और ये छोटा सा मास जो है ये मास ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो रेड बॉल जो ऊपर था इसके पास कुछ है जो कि ब्लू बॉल के पास ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अब रेड बॉल ऊपर से ब्लू बॉल के लेवल पे ही आया और इसने ऑलरेडी कुछ काम कर दिया है। अब आगे अगर इस पुली वाले सिस्टम को आप नीचे ले जाते हैं गड्ढा खोद के, तो ऑब्वियसली ब्लू बॉल भी इसी तरह से काम कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के वो नीचे उतर के वो काम कर सकता है, लेकिन ये रेड बॉल अब भी वो काम कर सकता है। अभी इस सिचुएशन में ब्लू जो काम करेगा रेड भी उतना ही काम कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है। लेकिन ऑलरेडी रेड ने काम कर दिया है, ऊपर से नीचे उतरते हुए कुछ काम इसने कर दिया है। क्यों कर पाया रेड वो एक्स्ट्रा काम? क्योंकि रेड चूंकि ऊपर था, रेड बॉल ऊपर था, जिसके कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ब्लू बॉल से ज़्यादा था। वही ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को यूज़ करते हुए ये ब्लू बॉल के लेवल पे उतरते हुए ऑलरेडी कुछ काम कर देता है। मतलब रेड बॉल के पास जो है कुछ काम करने का एक्स्ट्रा एबिलिटी है इन कंपैरिजन टू द ब्लू बॉल। रेड बॉल हैज़ मोर एबिलिटी टू डू वर्क। क्यों? क्योंकि रेड बॉल के पास ब्लू बॉल के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और उसी पोटेंशियल एनर्जी को खर्च करते हुए ये रेड बॉल कुछ काम कर रहा है जो कि ब्लू बॉल ऑब्वियसली नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास उससे कम पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक लास्ट एग्जांपल, ये जो रेड बॉल है, मान ले कि ये रेड बॉल एक क्लिफ पे है और ये ग्राउंड है। अगर इसे हल्का सा हम लुढ़का देते हैं तो यही रेड बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा, और हमें पता है कि बॉडी नीचे जब गिरता है तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, जिस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ के सरफेस में इक्वेटर के आसपास इसका वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो हर सेकंड उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ते जाता है नीचे की तरफ। तो बॉडी जितना ऊपर से नीचे गिरता है उसका स्पीड उतना बढ़ते जाता है, और स्पीड बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना होता है। और हमने ये भी देखा कि बॉडी अगर नीचे हो, अगर ऊपर वाले बॉडी से हम कंपेयर करें तो नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। तो बॉल जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक उसका उल्टा केस हमने यहाँ पर देखा था। जब बॉल नीचे से ऊपर चढ़ रहा था तो उसका काइनेटिक एनर्जी घट रहा था और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। तो इन एग्जाम्पल से आप वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच एक बेहतरीन रिलेशन समझ सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरट्वाइंड है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी से काम किया जा सकता है, जो हवा का काइनेटिक एनर्जी है उससे ये पंखे घूमते हुए कुछ काम कर सकता है, और इस लड़के ने इस बॉल पे जो काम किया वही काम इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वही बॉल नीचे से ऊपर चढ़ते हुए काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वही पोटेंशियल एनर्जी कुछ काम कर सकता है जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। और हम ये भी कह सकते हैं कि काम करते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे इस रुके हुए बॉल को हम अपने हाथों से पकड़ के इस पे कुछ काम करके हम इसे ऊपर चढ़ा सकते हैं, जिससे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो काम करते हुए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ सकता है, काम करते हुए पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ सकता है, और पोटेंशियल खुद काम कर सकता है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। और लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर का। ऑब्वियसली इस पे हमने किसी भी तरह का मैथमेटिकल टर्म्स पे बात नहीं किया। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि वर्क और दो तरह का जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच का जो ये बेहतरीन रिलेशन है, इस रिलेशन को पहले आप सेंस करें,
पहले इसका जो इंट्यूशन है ये इंट्यूशन ग्रो करे। तो ये वीडियो खासकर इसीलिए था। आगे के वीडियोस में हम इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, इनके साथ एसोसिएटेड मैथमेटिकल टर्म्स जो है उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे और किस तरह से एग्जैक्टली जितना पोटेंशियल एनर्जी घटता है उतना ही उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, या फिर जितना काइनेटिक एनर्जी घटता है एग्जैक्टली उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, या फिर कहें एग्जैक्टली जितना काम किया जाता है उतना ही उसका एनर्जी बढ़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो वर्क पे होगा। वर्क को हम डिफाइन करेंगे और वर्क का जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उस पर हम बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर दैट मीन स्टैंडर्ड 9th के लिए वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।